हेलो फ्रेंड्स। आज हम पेपर 1 से नॉलेज एंड कैरिकुलम ज्ञान और पाठ्यक्रम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बीएड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आज हम नॉलेज एंड कैरिकुलम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पेपर 4 के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है ज्ञान का महत्व नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ज्ञान का महत्व नहीं है पूछा है। ऑप्शन है ज्ञान ही गुण है, विश्व के रहस्यों को खोजता है, सत्य तक पहुंचने का साधन है। तो ये सभी जो है ज्ञान के महत्व हैं, इम्पोर्टेंस है ज्ञान की, कि किसी के जो गुण होते हैं वो भी ज्ञान के कारण ही दिखाई देते हैं। जिसमें कोई गुण है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई ज्ञान अवश्य है। विश्व के रहस्यों को खोजता है, यानी कि जो विश्व के जितने भी रहस्य हैं उनको जानने के लिए हमें जानकारी हासिल करनी पड़ती है, ज्ञान लेना पड़ता है। और किसी भी बात की सत्यता तक पहुंचने के लिए भी ज्ञान का होना अति आवश्यक है। तो ज्ञान का महत्व ये सभी हैं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। ज्ञान क्या है? अब हम बात करते हैं कि ज्ञान क्या है। सिर्फ परिचय कि हम किसी को जानते हैं वही हमारा ज्ञान है? कार्य करने की योग्यता, किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम एबल हैं, यानी कि आप बात कर सकते हो कोई भी अपने काम में दक्ष है, तो वो भी एक ज्ञान है। प्रतिज्ञप्ति ज्ञान, प्रतिज्ञप्ति ज्ञान यानी कि जो किसी व्यक्ति में विशेष रूप से कोई ज्ञान है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ज्ञान सिर्फ किसी को जानना है, ज्ञान नहीं है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जानना क्या है। परिचय होना, संपूर्ण ज्ञान, दोनों कोई नहीं। देखो, किसी को हम कहते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, वो कहाँ रहता है, वगैरह वगैरह, बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर भी अगर हमें पता है तो हम कहते हैं कि हम उसको जानते हैं। तो सिर्फ परिचय होना, संपूर्ण ज्ञान होना, या दोनों? तो यहाँ पर जो जानना शब्द है वो सिर्फ हम परिचय होना शब्द से ले सकते हैं, संपूर्ण ज्ञान से नहीं ले सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा परिचय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान की प्रकार हैं, कि ज्ञान कितनी प्रकार का होता है। तो ज्ञान मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। देखो, ज्ञान का जो टॉपिक था ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बहुत ही मेहनत करके निकाले हैं आपके लिए। तो आगे हम चलते हैं। निम्न में से ज्ञान का स्रोत है, यानी कि ज्ञान का स्रोत यानी ज्ञान हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं। इंद्रिय अनुभव, इंद्रिय अनुभव, देखो ये मैंने यहाँ पर ज्ञान के जो टाइप्स हैं उनको भी बताने की कोशिश की है। इंद्रिय अनुभव, इंद्रिय अनुभव मतलब हमारे ज्ञानेंद्रियों के थ्रू। तर्क, रीजनिंग, आप्तवचन, आप्तवचन मतलब हम किसी व्यक्ति को या व्यक्ति वस्तु से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं आप्तवचन। अंत प्रज्ञा, अंत प्रज्ञा, अंत का मतलब होता है आंतरिक, प्रज्ञा यानी कि बौद्धिक क्षमता। तो अंत प्रज्ञा यानी कि आंतरिक जो हमारी क्षमता है उससे भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान के स्रोत क्या हो जाएंगे? ये सभी हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संगठन या संस्था द्वारा अपने विभागों को दी गई सूचना। देखो यहाँ पे सूचना क्या है ये पूछा गया है, और कौन सी किसी संगठन या संस्था द्वारा अपने विभागों को दी गई। यानी कोई संस्था है वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट को भी जानकारी देती है, तो वो क्या होती है? तो वो होगी राष्ट्रीय सूचना। जी नहीं, राष्ट्रीय सूचना क्या होती है? किसी भी नेशनल लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराते हैं उसको हम कहेंगे राष्ट्रीय सूचना, यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेशन। कॉरपोरेट सूचना क्या होती है? कॉरपोरेट जो संगठन है उसके थ्रू। और डिपार्टमेंटल सूचना यानी कि किसी भी संगठन के द्वारा अपने डिपार्टमेंट्स को दी गई जो सूचना होती है, विभागों को दी गई सूचना, उसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल सूचना। व्यक्तिक सूचना, व्यक्तिक सूचना का अर्थ होता है किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित अगर जो सूचना हम देते हैं तो उसको हम कहते हैं व्यक्तिक सूचना। तो इसमें हम एक इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन भी बात कर सकते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हो गई? सूचना के प्रकार हो गए। तो लेकिन हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या रहेगा? डिपार्टमेंटल सूचना। तो आपको सूचना वाला टॉपिक भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कौन कौन सी तरह की होती है। इन्फॉर्मेशन आती है एक तरह से डेटा होता है, आंकड़े होते हैं जो हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संस्था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करते हैं, उसको हम उसके अलग लेवल के अकॉर्डिंग ही डिवाइड कर देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ज्ञान के सत्यता का सिद्धांत है। अब देखो, किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान के बारे में हमें जानकारी है, लेकिन वो जानकारी कितनी सही है, इसके विषय में जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? तब मिलेगी जब हम उसकी सत्यता का सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी कि हम उसको ट्रू साबित कर देंगे। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं? स्वयं सिद्धि सिद्धांत, कि या तो कोई जानकारी अपने आप में ही सत्य है, इसका हमें प्रूफ उसके साथ ही मिल जाए। अनुकूलतावादी सिद्धांत, अनुकूलता यानी कि किसी भी सूचना, जो ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उसके आसपास के जो माहौल है उसको हम देख के अनुकूल, उसके अनुसार हमें कोई जानकारी मिलती है तो उसको हम कहते हैं अनुकूलतावादी सिद्धांत। व्यवहारिक सिद्धांत यानी कि जो व्यवहार में ही बात जो सत्य होती है उसको हम कहेंगे व्यवहारिक सिद्धांत। सामंजस्यवादी सिद्धांत, सामंजस्य यानी कि तालमेल, कि उस सूचना का किसी दूसरी सूचना से तालमेल बन रहा है, एक सत्य है तो हम कहेंगे कि दूसरी भी सत्य है। तो सामंजस्य यानी कि तालमेल से हमें पता चल जाता है कि कोई भी वस्तु या इन्फॉर्मेशन कितनी ट्रू है, कितनी सत्य है। तो ये सभी जो सिद्धांत हैं, ये उपरोक्त सभी रहेंगे कि ज्ञान की सत्यता का सिद्धांत क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, ज्ञान की सत्यता का सिद्धांत क्या है। तो ज्ञान की सत्यता का सिद्धांत ये चारों हैं: स्वयं सिद्धि सिद्धांत, अनुकूलतावादी सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, सामंजस्यवादी सिद्धांत, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्लेषण। विश्लेषण एक अलग टीचिंग प्रैक्टिस है, यानी कि एक विधि है जिससे शिक्षण किया जा सकता है। तो विश्लेषण जो है उसके विषय में कहा गया है कि मन का सर्वोत्तम बौद्धिक प्रदर्शन है। ये विश्लेषण क्या है? कि हमारे जो मन का सबसे बेस्ट, यानी कि बेस्ट जो हमारी इंटेलिजेंस का जो प्रदर्शन है वो क्या है? विश्लेषण। कि अगर किसी के अंदर विश्लेषण करने की क्षमता है, एनालाइज करने की क्षमता है, तो वो उसके मन का सर्वोत्तम बौद्धिक प्रदर्शन है। अब ये कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा थॉर्नडाइक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म थी यहाँ पे मुझे लगी, मैंने इसको क्वेश्चन में डाला है ताकि आपको समझ में आ सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक क्रियाओं को वर्गीकृत किया जाता है। मानसिक क्रियाएं, अब देखो मानसिक क्रियाओं से संबंधित जो पार्ट है वो पियाजे का भी है। जीन पियाजे ने भी बताया था मानसिक क्रियाओं से, तो हम उसकी वीडियो पहले बना चुके हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि जीन पियाजे ने जो मानसिक क्रियाओं को किस तरह से अलग अलग विभाजित किया है। तो संज्ञान मतलब किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानना। भावबोध मतलब जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसको देख के हम किस तरह की भावनाएं प्रस्तुत करते हैं। क्रियाविधि, फिर उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये मानसिक क्रियाएं हो जाती हैं, इनको तीनों ही यहाँ पर मानसिक क्रियाएं हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृति शिक्षा को प्रभावित करती है, कि संस्कृति शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है? शिक्षा के उद्देश्य व मूल्यों को, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों या सभी को? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इन सभी को संस्कृति प्रभावित करती है। अब देखो संस्कृति क्या है? संस्कृति क्या होती है? किसी भी व्यक्ति या समाज या समुदाय जो वर्षों से, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिस परंपराओं, रीति रिवाजों को, जिन नियमों को मानता आ रहा है, वो सभी क्या है? संस्कृति है। और उस संस्कृति जो होती है वो शिक्षा को भी प्रभावित करती है, क्योंकि शिक्षा ही संस्कृति को आगे लेकर जाती है। तो इसमें हम जो अपना पिछला सेशन था डिसिप्लिन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स वाला, तो उसमें भी हम संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो आप वहाँ जाके इस टॉपिक को, मैंने ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं उठाए इससे, क्योंकि उसका आंसर जो है आप पिछली वीडियो से ले चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य भी प्रभावित होते हैं, उसके मूल्य भी प्रभावित होते हैं संस्कृति से। पाठ्यक्रम भी वैसा ही डाला जाता है जैसी वो संस्कृति बच्चों में डालना चाहते हैं, और फिर पाठ्यक्रम वैसा होगा तो पाठ्यपुस्तकें भी अपने आप वैसी हो जाएंगी। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आत्मज्ञान एवं ब्रह्म जो ज्ञान होता है, यानी कि जो ब्रह्म ज्ञान होता है, उससे संबंधित विद्या क्या है? देखो हम ज्ञान की जब बात करते हैं तो ज्ञान की जो अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, तो उनमें से एक आत्मज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी है। तो इनमें से कौन सी विद्या है? वो पराविद्या, अपराध विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पराविद्या, ठीक है।
प्रा मतलब परे, लोक से परे जो ज्ञान होता है उसको हम कहते हैं परा विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं, यानी कि एक बालक है जो ज्ञान प्राप्त करता है वो किस प्रकार करता है, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? तो परिवार, स्वयं प्रयत्न, अध्यापक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो उपरोक्त सभी रहेगा, क्योंकि बच्चे की जो पहली पाठशाला कही जाती है वो उसका परिवार होता है। ठीक है, पहला गुरु उसकी माता होती है। तो यानी कि शुरू से जब बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है तो वो पहले अपने परिवार से प्राप्त करता है, फिर अध्यापकों से प्राप्त करता है, और फिर उसके बाद वो स्वयं प्रयत्न से प्राप्त करता है। यानी कि जब वो स्कूल कॉलेजेस छोड़ के आगे अपनी ज़िंदगी में कदम रखता है, अपने व्यवहारिक ज्ञान, तो वो अपने प्रयत्नों से सीखता जाता है, अनुभव प्राप्त करता जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति के जो स्रोत हो गए ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागुण-भाविक ज्ञान संबंधित हैं। जो पहले जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ था, जो अनुभवों से भी है, कुछ तर्क क्षमता से भी है, जो ज्ञान है वो किससे संबंधित? तो गणित, तर्कशास्त्र, दोनों। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा हमारा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के मुख्य साधन है। अब ज्ञान प्राप्ति के मुख्य साधनों की बात की जाए तो ये वही हो जाएगा, इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंत्य प्रज्ञा, आप्त वचन। तो अंत्य प्रज्ञा जो है वो हेनरी बर्गसो ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। तो ये सभी हो जाएंगे ज्ञान प्राप्ति के मुख्य साधन है। नेक्स्ट है, संज्ञान में सम्मिलित क्रियाएं नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, यहाँ पे पूछा नहीं है, तो संज्ञान क्या है? संज्ञान भावबोध क्रियावृत्ति हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होती है इनके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण और भावबोध। देखो अब यहाँ पे भावबोध एक अलग क्रिया है, संज्ञान नहीं है ये। तो यहाँ पे राइट आंसर, ये तीनों तो संज्ञान से संबंधित है, लेकिन भावबोध जो है वो संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? भावबोध। तर्क क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, समावेशन क्या होता है, ये अलग अलग जो टर्म है, स्कीमा क्या है, तो इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, जीन पियाजे की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं ऐसे नाम करके। तो आप वहाँ जाके इनको समझने के लिए वो वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इग्रूल विधि है, इग्रूल यानी कि एग्जाम्पल टुवार्ड्स रूल, यानी कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ हम जाते हैं। तो वो कौन सी विधि है? निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड, आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड, समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो होता है, या उपरोक्त सभी। तो इग्रूल जो होता है वो होता है आगमन विधि यानी कि एग्जाम्पल से नियम की तरफ, और निगमन विधि जिसको हम रूलिंग मेथड कहते हैं, रूलिंग यानी कि रूल से एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा रह जाएगा आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना की विशेषताएं हैं। देखो हम पहले सूचना के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप्स सूचना के जो होते हैं, इन्फॉर्मेशन के टाइप्स जो हैं। अब हम पढ़ते हैं सूचना की विशेषताएं हैं कौन कौन सी हैं। उपलब्धता, उपयुक्त, समयबद्धता, संपूर्णता। उपलब्धता यानी कि हमें इन्फॉर्मेशन जो उपलब्ध हुई है वो टाइम पे उपलब्ध हो, उपयुक्त भी हो, उपयुक्त मतलब हमारे लिए ज़रूरी भी हो। समयबद्धता यानी कि जिस समय सीमा में हमें वो प्राप्त हुई है उस समय सीमा में वो इम्पोर्टेंट हो जाए। ऐसा ना हो कि जब हमें वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई तब उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो चुकी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। संपूर्णता यानी कि उसमें संपूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए, तभी कोई सूचना अच्छी सूचना कही जा सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये सभी। तो आपको विशेषताएं भी क्लियर हो गई होंगी। सूचना की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? उपलब्धता, उपयुक्त, समयबद्धता, संपूर्णता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेखक का पाठ्य वस्तु लिखने का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेखक का पाठ्य वस्तु लिखने का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उदाहरण है, यानी कि आपकी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें राइटर पाठ्य वस्तु लिखने का उद्देश्य क्या बताता है। तो वहाँ पर आपको बताना है कि वो किस प्रकार के ज्ञान की पुष्टि करना चाहता है, यानी कि बालक को ये क्वेश्चन लिखना देकर अध्यापक क्या जानना चाहता है। तो ऑप्शन है स्थानीय तथा सार्वभौमिक ज्ञान। स्थानीय मतलब किसी क्षेत्र से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहता है। मूर्त तथा निरपेक्ष ज्ञान, मूर्त और अमूर्त ये आप दोनों पढ़ चुके हैं। मूर्त क्या होते हैं? कंक्रीट और एब्सोल्यूट नॉलेज जो होती है। सैद्धांतिक ज्ञान तथा व्यवहारिक ज्ञान,
सिद्धांतों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है? प्रसंग संबंधी तथा पाठ्यवस्तु संबंधी ज्ञान। तो देखो, लेखक पाठ्यवस्तु लिखने का उद्देश्य पूछ रहा है बच्चों से कि लेखक का उद्देश्य क्या है पाठ्यवस्तु लिखने का, तो वो अध्यापक क्या जानकारी लेना चाहता है कि स्टूडेंट्स को क्या समझ में आया, कौन सा ज्ञान, तो प्रसंग संबंधी तथा पाठ्यवस्तु संबंधी ज्ञान। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसंग संबंधी तथा पाठ्य वस्तु संबंधी ज्ञान। तो यहाँ पर आपको ज्ञान के जो प्रकार होते हैं किसके आधार पर, स्थानीय, मूर्त, सैद्धांतिक और प्रसंग संबंधी, ये यहाँ पर मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। इसमें आप एक और पॉइंट डाल सकते हो, वो क्या हो जाएगा? विद्यालय और विद्यालय से बाहर का ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। संस्कृति क्या है? अब देखो, अब थोड़ी देर पहले मैंने संस्कृति के बारे में बात की थी कि संस्कृति क्या है कि और उसकी विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, संस्कृति क्या है? मानव द्वारा निर्मित वातावरण जिसमें वह सोचता, विचारता, कार्य करता है, गुणों, आदतों और परंपराओं को सीखता है। तो ये सभी राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति की डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए आपको यहाँ पे, क्या कि मानव द्वारा निर्मित वातावरण, कि मानव के द्वारा जो निर्मित वातावरण है जिसमें वह सोचता है, विचारता है और कार्य करता है, साथ में गुणों, आदतों और परंपराओं को भी सीखता है, तो वो सभी क्या है? संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय शैक्षिक दर्शन के मुख्य समूह हैं। भारतीय जो शैक्षिक दर्शन है उसके मुख्य समूह क्या क्या है? नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन। ठीक है, नास्तिक जो होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, आस्तिक वो होते हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं, यानी कि एक ओमनी पावर में बिलीव करते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। तो जो आस्तिक होते हैं वो उसमें विश्वास करते हैं और नास्तिक उसमें विश्वास नहीं करते। तो कुछ धर्म ऐसे हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते, तो उनके भी कुछ नाम एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, जैसे कि चार्वाक, जैन और बुद्ध। ये नास्तिक दर्शन से संबंधित थे, ये मनुष्य में भगवान ढूंढते थे, ना कि किसी अलग उसमें। वेदांत, मीमांसा, योग, वैशेषिक तथा न्याय, ये सभी आस्तिक दर्शन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से सही युग्म नहीं है। सही युग्म नहीं है यानी कि जो ये दोनों कॉलम दिए गए उनमें से राइट नहीं है दोनों। तो ऑप्शन है आदर्शवाद, प्लेटो, कमेनियस और पेस्टालॉजी, यानी कि आइडियलिज्म जो है उससे संबंधित यहाँ पे कुछ दार्शनिक दिए गए हैं, तो आपको देखना है कि ये सही है गलत। प्रकृतिवाद, रूसो, अरस्तु, हर्बर्ट और स्पेंसर। ठीक है। प्रयोजनवाद, सुकरात, जॉन डेवी। अस्तित्ववाद, क्रिकगार्ड, कार्ल जेस्पर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सभी राइट हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये सभी जो हैं युग्म सही हैं, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये याद कर लेना है कि अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि आदर्शवाद से संबंधित कौन कौन से दार्शनिक थे, तो प्लेटो, कमेनियस और पेस्टालॉजी आदर्शवाद से थे। प्रकृतिवाद से रूसो, अरस्तु और हर्बर्ट स्पेंसर जो थे उन्होंने प्रकृतिवाद पे बहुत ज़्यादा काम किया है, नेचुरलिज्म पे। और प्रयोजनवाद पे जो सबसे बेस्ट काम था वो जॉन डेवी का था, सुकरात। अस्तित्ववाद, क्रिकगार्ड और कार्ल जेस्पर्स। भारतीय शैक्षिक दर्शनों के सामान्य लक्षण हैं। अब देखो, भारतीय शैक्षिक दर्शन कितने भी आप पढ़ें, कोई भी दर्शन पढ़ें, उनके सामान्य लक्षण क्या रहेंगे? आध्यात्मिकता, क्योंकि वो अध्यात्म पे जोर देते हैं। जीवन से निकटता, यानी जीवन से निकटता का अर्थ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन को समझे, जीव जंतुओं के जीवन को महत्वता दे, तो जीवन से निकटता। कर्म में आस्था, क्योंकि जो हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत, उसमें गीता का उपदेश दिया गया, उसमें भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो कर्म में आस्था। पुनर्जन्म में आस्था, यानी कि हमारा जो भारतीय शैक्षिक दर्शन है, चाहे वो किसी भी धर्म की हम बात करते हैं, तो सभी धर्म मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म में आस्था है। मनोवैज्ञानिक आधार, अब ऐसा भी नहीं है कि हम टोटली आंख बंद करके बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा विश्वास वैज्ञानिक आधार पर टिका हुआ है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो विज्ञान की दृष्टि से सत्य साबित हुई हैं, तभी हमारी आस्थाओं पे बिलीव होता है, इनकी मनोवैज्ञानिक आधार भी है।
तो भारतीय शैक्षिक दर्शन के ये उपरोक्त सभी जो हैं वो सामान्य लक्षण हैं। दर्शन शास्त्र के भाग हैं। अब देखो दर्शन शास्त्र के भाग, बात यहाँ पे दर्शन शास्त्र के भागों की हो रही है। दर्शन शास्त्र के भाग कौन कौन से हैं? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। अब तत्व मीमांसा किसी वस्तु से संबंधित, ज्ञान जो हमारे बौद्धिक क्षमता से, मूल्य यानी उससे होने वाले जो परिणाम है। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम और कैरिकुलम। शैक्षिक गतिविधियाँ और सह शैक्षिक गतिविधियाँ दोनों ही होती हैं। पाठ्यक्रम क्या होता है? दोनों ही होता है, शैक्षिक और सह शैक्षिक, यानी कि जो पूरे सिलेबस के दौरान बच्चों को पढ़ाया जाता है, शैक्षिक गतिविधियाँ करवाई जाती हैं और साथ में को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं, सह शैक्षिक गतिविधियाँ, ये दोनों ही होती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम आधारित होता है दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक आधार पे। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि पाठ्यक्रम आधारित होता है, पाठ्यक्रम किस पर आधारित होता है? दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक आधार पे। कि अकेला ये नहीं है कि दार्शनिक ही बातें डाली जाती है पाठ्यक्रम में, उसमें मनोवैज्ञानिक आधार भी होता है। ऐतिहासिक व सामाजिक आधार, किसी भी क्षेत्र विशेष के ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों को ही आधार बनाया जाता है। सांस्कृतिक व वैज्ञानिक आधार, और संस्कृति यानी कि संस्कृति से संबंधित और विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक आधार भी लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, मैंने इनको 3 पॉइंट्स में क्लियर कर दिया है कि दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार, ऐतिहासिक सामाजिक आधार, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आधार, ये सभी पाठ्यक्रम के आधार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम सिद्धांत के प्रमुख उपागम है। उपागम देखो अप्रोचेस, यानी कि किस तरह से पाठ्यक्रम के जो सिद्धांत होते हैं वो बनाए जाते हैं। सबसे पहले है परंपरागत उपागम, यानी कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, यानी कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम बनाया जाता है, परंपरागत उपागम होता है। अधिगमकर्ता चालित उपागम, यानी कि लर्नर ड्राइवर अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट अप्रोच है क्योंकि आज के दौर में जो मॉडर्न करिकुलम है वो इसी आधार पर बनाया जाता है कि अधिगमकर्ता कौन है, सीखने वाला कौन है, उसी के अकॉर्डिंग ही करिकुलम तैयार किया जाता है ताकि बच्चे और सीखने वाले दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। आलोचनात्मक उपागम यानी क्रिटिकल अप्रोचेज, यानी कि जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो सिर्फ ये ना सिखाएं कि वो आंख बंद करके उस पर विश्वास करें और जो उनको सिखाया जा रहा है उसको ही सीखें, उसके ऊपर क्रिटिक्स भी करें, उसको आलोचित भी करें ताकि उनको पता चले कि सही और गलत में क्या अंतर होता है। तो ये सभी हो जाएगा। ये अलग अलग उपागम हैं जिससे पाठ्यक्रम के सिद्धांत बनाए जाते हैं, जैसे परंपरागत, सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर ड्राइवर अप्रोच, क्रिटिकल अप्रोच, अप्रोक्स सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पाठ्यक्रम के लाभ क्या क्या है। अब देखो बातें हम बहुत सारी करते हैं और हमारे माइंड में बहुत सारी आती हैं कि सिलेबस नहीं होना चाहिए, सिलेबस को बाउंड क्यों किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों सिलेबस लगाया जाता है, क्यों कैरिकुलम तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देखो शिक्षा की प्रक्रिया का व्यवस्थित होना, कि हमारे पास कुछ पढ़ाने के लिए होगा तभी तो हम उसमें एक व्यवस्था ला पाएंगे। शिक्षा का स्तर समान रखना, अब देखो फर्स्ट क्लास के बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं, सेकेंड क्लास के बच्चे को उससे थोड़ा सा अपग्रेड करके पढ़ाएंगे, थर्ड क्लास में फिर वो थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ेगा। तो इससे क्या होता है कि शिक्षा का जो स्तर है वो सबके लिए समान बनता जाएगा। उद्देश्य की प्राप्ति, अब जिस लेवल के बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं उसको हम क्या सिखाना चाहते हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्यों पढ़ा रहे हैं। कई बार बोरिंग लगता है कि क्यों पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारे सामने कुछ एम्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जिनको हमें अचीव करना होता है। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही कैरिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, पाठ्यक्रम होगा तभी तो मनोवैज्ञानिक का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। तो मनोवैज्ञानिक आप बात करते हैं तो मनोविज्ञान की बात करते हैं तो ये एक व्यवहार का विज्ञान होता है, यानी कि हमारे व्यवहार में एजुकेशन से क्या चेंज आया है, ठीक है। तो वो हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हो जाती हैं कि हमें क्या परिवर्तन लाना है, एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को देखने के लिए हमें मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता होती है।
और उसकी पूर्ति तभी होगी जब हमारे पास कुछ करिकुलम होगा, पाठ्यक्रम होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। पाठ्यक्रम विकास की चक्रीय प्रक्रिया के घटक कौन कौन से हैं। देखो पाठ्यक्रम जो है वो एक चक्रीय प्रक्रिया है, यानी कि एक इस तरह की प्रक्रिया है जो घूम फिर कर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। अब तो यहाँ पे कौन कौन से घटक होंगे, उद्देश्य। सबसे पहले हमारे पास एम होने चाहिए, क्या अचीव करना चाहते हैं हम। अनुदेशात्मक प्रारूप, फिर हमें इंस्ट्रक्शंस, एक ड्राफ्ट तैयार करना होगा कि हमें इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है। फिर उसके बाद मूल्यांकन करना है कि जो हमने उद्देश्य रखे थे, जो हमने उसके ऊपर प्रोसेस की है, उस प्रोसेस का क्या रिजल्ट निकल रहा है, मूल्यांकन करेंगे हम, एवेल्यूशन करेंगे। फिर उसके बाद फीडबैक मतलब कितना सही था, क्या कमी थी, किन को अभी आगे पूरा करना है। तो फिर हम अपने उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं कि हमारे कितने उद्देश्य पूरे हुए या नहीं हुए। तो घूम के हम वापस उद्देश्य पे आ गए। तो ये चक्रीय प्रक्रिया है और इसके ये चारों घटक हैं। तो पाठ्यक्रम विकास की चक्रीय प्रक्रिया के घटक उपरोक्त सभी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विषय एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाने चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि सभी विषय एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाने चाहिए, क्या प्रदर्शित करता है कि क्या समझाना चाहता है कि सभी विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाए। अब कुछ तो समझे नहीं भाई, साइंस तो कभी भी हिंदी से रिलेट नहीं हो सकता, कभी भी लैंग्वेज से रिलेट नहीं हो सकता, क्योंकि साइंस में लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस ही नहीं होती। वो मोस्टली साइंस स्टूडेंट को आपको ये कहते हुए सुना होगा कि मिस्टेक्स लैंग्वेज की कोई वैल्यू नहीं करती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि साइंस को भी हम एक लैंग्वेज के थ्रू पढ़ रहे हैं और एक लैंग्वेज भी साइंस के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं, तो एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हुए हैं कि सभी विषय एक दूसरे से संबंध करके पढ़ाने चाहिए। पाठ्यक्रम का उपयोगिता का सिद्धांत, कि पाठ्यक्रम उपयोगी होता है। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण मतलब इकट्ठा करना, एकीकरण करना। लचीलेपन का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम को चेंज किया जा सकता है, चेंजेबल है, लचीलेपन का सिद्धांत। अनुभव का सिद्धांत, कि पाठ्यक्रम क्या है, अनुभव से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एकीकरण का सिद्धांत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पे कुछ सिद्धांत है, पाठ्यक्रम की उपयोगिता सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत। और पाठ्यक्रम से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, तो आप वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि पाठ्यक्रम क्या है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समस्या केंद्रित योजना क्या है। समस्या केंद्रित यानी कि प्रॉब्लम सेंटर्ड जो योजना है वो क्या है, बालक की आवश्यकताओं से संबंधित है, विषय से संबंधित है, बालक की समस्याओं से संबंधित है या कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बालक की समस्याओं से संबंधित है। ठीक है, आपको हमारा वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आपके एग्ज़ाम्स में भी आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो वाकई ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।